प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासी महाज पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है। ओन चौधरी के इस्तीफे के बाद एक तरफ तरीन ग्रुप जो है वो सर जोड़कर बैठा है, सोच रहा है क्या किया जाए, और ज़राए कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप इस ऑप्शन पर गौर कर रहा है कि जो तमाम ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दें और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। इन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत जो है वो भी सर जोड़कर बैठी है कि तरीन ग्रुप से कैसे निपटा जाए, और वहाँ एक तजवीज़ ये ज़ेर गौर भी है कि तरीन ग्रुप को टफ टाइम दिया जाए। यानी दोनों ग्रुप्स सोच रहे हैं कि एक दूसरे को टफ टाइम दिया जाए। अगर ऐसा है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में महाजराई बढ़ेगी। और अगर तमाम इस्तीफ़े आ जाते हैं, नुमान लंगड़ियाल साहब का आ जाता है, अजमल साहब का इस्तीफ़ा आ जाता है पंजाब में, तो हुकूमत क्या करेगी? क्या वो इस्तीफ़े कबूल कर लेगी? जैसे ओन चौधरी से तो खुद कहकर इस्तीफ़ा ले लिया, तो क्या बाकी लोगों से भी इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा? क्या हुकूमत खुद इस्तीफ़ा मांगेगी कि आप इस्तीफ़ा दे दें, या अगर बगैर मांगे इस्तीफ़ा आ जाता है तो क्या उसको कबूल किया जाएगा? तो तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान एक महाजराई की सी कैफियत, सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं उसके नतीजे में हमें एक महाजराई की सी कैफियत नजर आती है। दूसरी तरफ आप अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, सरबराही इजलास 11 अगस्त को। अब वो कराची का जो जलसा था वो तो 2 मरतबा मौखर हो गया, वो न जाने क्यों मौखर होता जा रहा है, शायद कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं। अब 11 अगस्त को जो एक इजलास है पीडीएम का, उसमें क्या ऑप्शंस हैं पीडीएम के लोगों के पास, क्या फैसला वो कर सकते हैं? ये इजलास आखिर किस लिए हो रहा है? क्या कोई बड़ी तहरीक चलाने की इसमें कोशिश की जाएगी या बात की जाएगी, या नए सिरे से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा जलसों का? क्या सोच रहे हैं? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीएमएलएन में जो दो बयानियों की लड़ाई है उसमें फैसला ये हुआ है इब्तदाई तौर पर कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, मरियम पस मंज़र में रहेंगी, और मरियम जो है वो इस तरह के जो इवेंट्स है उसमें फ़िलहाल शिरकत नहीं करेंगी। तो इसका तो कुछ लोग इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद ये एक बयानिया जो है फ़िलहाल जो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था वो कुछ अर्सा आगे चलेगा। तीसरी चीज़, शहबाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब तक सेहतयाब नहीं होंगे वो मुल्क वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि जब तक उनके हालात साजगार नहीं होंगे पाकिस्तान में, जब तक वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होना तो शायद इतनी बीमारियों के साथ, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, इस तरह से मुमकिन नहीं है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब का बरतानिया में इलाज मुमकिन नहीं हुआ तो किसी और मुल्क को देखेंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बरतानिया ने वीज़ा में एक्सटेंशन ना की तो पाकिस्तान तो वो नहीं आएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज हम अपने पाकिस्तान के सीनियर तजज़ियाकारों से पढ़ेंगे। मेरे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श रईस साहब, आप क्या देख रहे हैं दोनों के दरमियान? महाजराई की सी कैफियत है या चीज़ें बेहतर हो रही हैं? देखिए, महाजराई तो ऐसा लगता है कि बनती जा रही है, बन चुकी है। जब से तरीन साहब ने ये ऐलान किया, बरमला किया, खाने दिए, कॉन्फ्रेंसेस की और हम ख्याल ग्रोह ये बना लिया। ये गिरोह पहले ही मौजूद था और एक गिरोह की सूरत में ये लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। माजी में ये कुछ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, कुछ मुस्लिम लीग नून का थे। उनकी अपनी अपनी अलहदा नशस्तों में और हलकों में एक साख मौजूद है, और हमारी सियासत हर जगह के ऊपर हर हल्के में मारूसी सियासत है। ये सिर्फ बड़े ख़ानदानों तक महदूद नहीं, ये भी बड़े ख़ानदान है, आम ख़ानदान नहीं है। वो ये समझते हैं कि सियासी जमातों को उनकी ज़रूरत है, और वो सियासी जमातों की सियासी जमातें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो उनको ज़रूरत समझती है कि ये इनके बगैर हम इंतखाब नहीं लड़ सकते। ये सबसे बड़ी गलती थी जो इमरान खान साहब ने की, और आगे अगर तारीख लिखी जाएगी उनकी कामयाबियों की या नाकामियों की, तो उसमें ये बिल्कुल ये नुक्ता उठाया जाएगा, और अभी हम उठा रहे हैं कि आखिर अपने मंशूर को और अपने मकसद को छोड़ के इन लोगों को आपस में मिलाना किस हद तक दानिशमंदी थी कि अब वही लोग आंखें दिखा रहे हैं कि हम खुद मुंतखब होके हैं, आपकी वजह से नहीं हुए। तो एक मुश्किल सूरत हाल तो इमरान बिल्कुल सही कर दी है जी। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है ना इसमें कि हुकूमत इस सूरत हाल से निपटेगी कैसे? मुजाहिद बरेलवी साहब, आपके ख्याल में अगर तरीन ग्रुप खुद ये फैसला कर लेता है, जैसा कि सोर्सेज ये बताते हैं कि ज़ेर गौर हैं
तो आपके ख्याल में क्या तरीन ग्रुप अगर फैसला करता है कि वो इस्तीफे दे देंगे, उनके वज़रा इस्तीफे दे देंगे जो उनके ग्रुप से हैं, तो क्या हुकूमत ये इस्तीफे कबूल कर लेगी या उसको करने चाहिए, या वो करके आसानी से सिचुएशन को हैंडल कर सकती है? एक तो खैर अगर इत्तेशामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सहाफ़त में तो खैर मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, उस्ताद का दर्जा रखते हैं और बड़ा इनका हमारा ताल्लुक़ रहा है, और जो अगर मैं बात कहूँ तो हो सकता है वो इससे इत्तफाक़ करें कि भाई दरअसल आप लोग जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस तरह देखते हैं, आइडियलाइज़ करते हैं जिस तरह बाहर की पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियाँ होती कहाँ हैं? मैं इससे पहले बार भी कह चुका हूँ, ये लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं। कभी आपने 5 साल में सुना कि इनके कोई कन्वेंशन हुए, इनकी कोई सेंट्रल कमेटी के आप मुझे नाम बताएंगे, इनके कोई प्रोविंशियल कन्वेंशन हुए, इनके यहाँ कोई ज़िले सब कमेटी हुई है? मैंने देखा नेशनल पार्टी यदि छोटी पार्टी है उसके बाकायदा इलेक्शन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पे वोट देते हैं। यहाँ कोई तसव्वुर है? जब ये पार्टियों के सरबरा जो हैं वो एक ज़माने में मैं कई बार कह चुका हूँ कि जमाल नासिर सऊदी अरब को एक लिमिटेड कंपनी कहते थे, कहते ये रियासत नहीं है। तो जैसी इस रियासत में पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये कोई रजिस्टर्ड, इनका चेयरमैन कौन होता है? खुद ब खुद नायब सदर हो जाता है, खुद ब खुद सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब अगर आप ये जो हमारे दोस्त जो कह रहे थे कि इमरान खान को इसका इदराक होना चाहिए कि तरीन ये होगा और यूँ चाहिए, भाई हम कौन होते हैं इनके मामला में बोलने वाले? ये कि भाई ऐसी है, हमें तो अगर पॉलिटिकल पार्टी वाकई होती, जैसे लेबर पार्टी होती है हिंदुस्तान ब्रिटेन की, या कंजर्वेटिव पार्टी होती है, या अमेरिकन होती हैं, या वेस्ट में होती हैं, या इवन इंडिया में भी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। तो हम लोग इन पार्टियां के तरीन के साथ क्या हुआ? भाई तरीन क्या? तरीन के बाद क्योंकि पैसों से भरा हेलीकॉप्टर था इसलिए तरीन हो गए। इनकी ये क्या समझते? तरीनबाजी करते? अगर सॉरी टू से, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो देखे ना ब्रेलवी साहब, उनके पास है ना, अगर 20 से 30 उनके पास इलेक्टेबल्स हैं जो अगले, और जाहिर है ये अलाइनमेंट जो है नेक्स्ट फ्यूचर इलेक्शंस के लिए हो रहा है। यार ये ऑन चौधरी के वगैरह क्या है? ये पॉलिटिकल लीडर है, ये सिवाय ये बैग उठाने वाले लीडर बन गया। उनके इर्द गिर्द जो बैठते थे दोस्त अहबाब वो हो गए, पार्टियों के हो गए। इनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? सिवाय के साथ दोस्त थे, अहबाब थे। चले ऑन चौधरी तो एक आध मिसाल है ना सर, बहुत सारे इलेक्टेबल्स उनके ग्रुप में शामिल हैं। एग्री करें डिसएग्री करें, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लोग हैं। ठीक, एक हद तक पीपल्स पार्टी में जाके जी चौधरी एतजासन होते हैं, इनका बैकग्राउंड होता है, गलत या सही आप इख्तिलाफ करें। ये जो आप हम तरीन वगैरह में गुफ्तगू करें, पहले पता ही किस पार्टी में पहले होते थे? प्रतिशत काफ। लेकिन सर वो आपकी बात दुरुस्त है। क्या कारनामा ये कि उन्होंने इमरान खान को इन्होंने पैसों के जोर पे MNA और MP मुहैया करे तो आज वो हो गए। अब उनकी जरूरत नहीं है। क्या तरीके एतमाद के वक्त क्या 172 वोट मिल गए ना इमरान खान को? और मैं आइंदा भी आखिरी बात कह रहा हूं, आइंदा भी तरीन ग्रुप के MNA MPA कोई जरूरत हुई PTI के प्राइम को और प्राइम मिनिस्टर को या पंजाब में, तो कान पकड़ के इनको लाया जाएगा वोट डालने के लिए। अच्छा, और ये देंगे। सही है, तो ये बिल्कुल सही है। चलें इस पर एहतिशाम साहब आप जरा कमेंट करें, क्या इस बात का, इसमें सेंसिटिविटी तो यही है ना, और इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको पंजाब असम्बली से आज कोई बिल सादा अक्सरियत से भी मंजूर करवाना है और जहांगीर तरीन ग्रुप आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप ये नहीं कर सकते, उनके पास इतना नंबर तो है। यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि उनके बगैर आप चल नहीं सकते, फिलहाल जो नंबर गेम है उसमें। मेरा सवाल आपसे सर ये है कि क्या तरीन ग्रुप से निपटने की हिकमत अमली में तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है? क्योंकि खबरें ये हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहब को इसीलिए हटाया गया, वो सॉफ्ट थी और उनकी राय ये थी कि जी जहांगीर तरीन से ऐसे ना निपटा जाए जिस तरह से कुछ पार्टी के लोगों में ख्वाहिश है, और उनकी जगह पे एक हार्ड हिटिंग पर्सनालिटी को जो है वो ये मौका दिया जाएगा। तो ये इख्तलाफ पार्टी के अंदर भी आपके ख्याल में मौजूद है? असद मुजाहिद ब्रेलवी साहब ने सियासी जमातों की दुखती रख पे हाथ रखा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अभी आप देख लें, मौरूसी सियासत है, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होते। अभी इलेक्शन कमीशन ने आपने देखा PTI के अंदर कहा है कि जी एक अरसे से इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन करवाएं। देखें ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है ना, 3 साल गुजर गए हैं। अब देखें जो शदीद एक दबाव था इमरान खान पे, उनकी पार्टी पे, PDM आप देखें ख़त्म हो गई है। जिस तरीके से कोलेशन पार्टनर जो है ना उनको खामोश कर दिया गया। बूने सलाई के वजीर बनने के बाद आप देख लें MQ अपना PML क्यों खामोश हो गई है।
MQM देख लें, वो तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कहते जी एक दफ़ा हुक्म करें हमें सेंटर वाले, हम कराची खोल देंगे, वो तो पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। देखिए अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रही है PTI। असद इस वक्त सूरत हाल ये है, पार्टी के अंदर एक बड़ा मजबूत होल्ड हो गया है प्राइम मिनिस्टर का, और ये जो डिसिडेंट कहें या अलहदा ग्रुप बनाने वाले कहें, अब देखें एक बहुत बड़ा माजरत के साथ मैं कहूँगा, पता नहीं कैसे लगेगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक बहुत बड़ी फेवर की गई थी जहांगीर तरीन को। जो तहकीकात करने वाले बंदे उनके काम FIA के थे, जो लगता था कि उनके खिलाफ जाएंगे, उनको हटा दिया गया, अब उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। लेकिन अब क्योंकि जाहिर है केसेस तो ख़त्म नहीं हुए, इसी तरह से और जो उनके साथ MNAs MPAs हैं जिस तरह वो सामने आने की कोशिश करते हैं, तो हमारी शहर इक़्तिदार में खबरें असद ये हैं कि यह फैसला किया गया है कि ये ब्लैकमेलर हैं, ये प्रेशराइज करने वाले ग्रुप हैं, ये बेचते क्या हैं, सारे के सारे जो है ना वो इमरान खान की वजह से हैं। आज़ाद कश्मीर के लेटेस्ट इलेक्शन में देख लें, 3 बड़ों की लड़ाई हो रही थी। ना राजा रियाज साहब सीट छोड़ के दोबारा PTI के टिकट के बगैर लड़के देख लें और ये सीट नहीं निकाल सकते, तो एक PTI के अंदर भी शायद ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये खुद से कुछ नहीं है जब तक इनके पास PTI का टिकट मौजूद नहीं है, लेकिन इसका इत्तलाक तमाम सीटों पर नहीं होता। बहरहाल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज़ाद भी लड़के जीते हैं। देखिए कुछ जीते हैं, लेकिन आप जेहन में रखें असद के ये 31 इलेक्टेबल लेके आए थे जहांगीर तरीन साहब, उसमें से 9 लोग जीते थे सिर्फ, बाकी अब देख लें वोट बैंक इमरान खान का है। अब जिस तरीके से ये कुछ अर्सा पहले तक ये कोशिश होती रही कि भाई ये खबरें आने से PTI कमज़ोर होती है कि जी पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप या कुछ और लोग जो है ना वो अगर बोलते हैं हुकूमत के खिलाफ, अब ये फैसला कर लिया गया कि इनके साथ सख्ती से निपटना है और उनको परवाह कोई नहीं है। अभी देख लें, अब कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, PTI के लिए जिस तरीके से बजट मंजूर हो गया, अपना MQM अपना PDM आप देख लें जिस तरीके से हाइबरनेशन में चली गई, नवाज शरीफ के साथ क्या हो रहा है, और देखें सिंध में PTI वहाँ पे जा रही है, उनके लिए एक मुश्किल हो गई है। तो अब ये फैसला किया गया कि जी नथिंग डूइंग, अब जो जिनके खिलाफ केसेस खुलने हैं खुलेंगे, और जिन पे जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ वालों से अपने मामला बेहतर करने के लिए, अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी देख लें चीफ मिनिस्टर जो है उनके वाले से सामने आ गए हैं कि जो MPAs थे जहांगीर तरीन ग्रुप के, उनके ज़ाती मफादात थे, उनके केसेस थे, अपनी कंस्टिट्यूंसीज के उसी थे इशूज थे, लिहाजा अब फैसला किया गया कि जी इनकी बात नहीं सुननी। 1 साल 1.25 साल रह गया है, अभी उन्होंने कहा है कि हमने ग्राउंड तैयार करना है अगले इलेक्शन का। कहने वाले तो कहते हैं कि अब उनके लिए मैदान खुला है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है माजरत के साथ जब शुरू में सामने आया था, बजट से पहले तक असद लगता था कि वो बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इररिलेवेंट हो रहे हैं। अभी आप देख लें, ये जो मुजाहिद साहब कह रहे थे ना, आप देखिएगा कि जिस तरफ इनको बुलाया गया कि सबसे पहले हाँकते हुए भागते हुए वहां जाएंगे। सही है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, यही हिकमत अमली मालूम होती है तरीन ग्रुप की कि अपने सामने 3 ऑप्शन खुले रखे जाएं। पहला ऑप्शन ये कि अगर हमें अगले इलेक्शन में दोबारा PTI के साथ ही मिलना पड़ता है तो हम मिल जाएं, हम अपने सारे दरवाजे बंद ना करें। हमें किसी और पार्टी के पलड़े में अपना वजन डालना पड़ता है तो हम ये कर लें, और अगर अपना निशान लेकर कोई इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो हम फिर कर लें और बाद में अलाइन हो जाएं किसी ऐसी जमात के साथ जो हुकूमत बना रही हो। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तरीन ग्रुप जो है अपने सामने ये तीनों रास्ते खुले रखना चाहता है। ये तीनों रास्ते उनके सामने पहले भी थे जिन पर गुफ्तगू वो करते थे, और अभी वो रास्ते उनके सामने हैं। अगर असूलों की सियासत करनी है तो अगर आप पार्टी के मंशूर और लीडरशिप और पॉलिसीज से खुश नहीं है तो आपको फिर तहरीक इंसाफ छोड़ देनी चाहिए। और अगर तहरीक इंसाफ के टिकट पे आप जीत कर आए हैं तो आपका हक नहीं बनता अखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी कि आप उस पार्टी के अंदर रहें या बाहर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। दोबारा आप जिस पार्टी के टिकट पे आप मुंतखब होना चाहते हैं डॉक्टर साहब, मैं वैसे क्यों नहीं करता? बिल्कुल सही है। मैं कथा कलामी के लिए माजर चाहता हूँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा 2-3 सवाल उनसे ले लूँ फिर वापस आता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 राय मौजूद हैं? तहरीक इंसाफ ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप से निपटने के लिए एक की राय यह है कि सख्ती से निपटा जाए और दूसरे की राय नहीं, ऐसा ना किया जाए, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और हमें इंतखाबी तौर पर इसका नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल में। क्या पार्टी के अंदर 2 राय मौजूद हैं इस हवाले से? राय एक ही है और वो बयानिया एक ही है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयानिया है, और बाकी सारे बयानिया जो उनकी कोई असलियत नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म का बयानिया बड़ा क्लियर है कि नो वाकई के पास की जाओ, और वो बयानिया एक ही है कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ जाना है और उसकी जद में
अपना एक साया है। हमने हर हाल में जस्टिस को, ट्रांसपेरेंसी को और करप्ट प्रैक्टिस के साथ जुड़ा जो एक सामना माजी रहा है उसका हमने अजाला करना है और बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाना है। और वज़ीर आज़म का बयानिया ही इस कौम का हकीकी बयानिया है और वो इस कौम की जंग लड़ रहे हैं कि कौमी मफाद के दामन बन के उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुरज़म है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लिया जाता है, नुमान लंगड़ा से नहीं लिया जाता, दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर वहाँ से इस्तीफ़े आ जाते हैं तरीन ग्रुप से तो क्या कबूल कर लिए जाएंगे या फिर कोई हुकूमत का ऐसा इरादा है कि इनसे भी इस्तीफ़े मांगे जाएंगे, जनाब आप भी इस्तीफ़े दें अगर आप तरीन ग्रुप नहीं छोड़ते तो? ये सारी स्ट्रेटजी तो पार्टी की है, वज़ीर आला पंजाब की है, उन्होंने देख तो उसकी तरजीहात क्या है और जो ओवरऑल ग्रीन ग्रुप है उसको पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करना है। और मैं दोस्तों करती हूँ कि जिन्होंने इस आशियानियों को बनाने में अपनी तवन्नाइयाँ सर्व की थी वो इसको अपने हाथों से बर्बाद नहीं करेंगे। और इमरान खान की क़यादत में जो पार्टी डिसिप्लिन है उसकी खिलाफवर्जी ना करने का जो अज़्म है ग्रीन ग्रुप का उसको बार बार दोहराएंगे। और पार्टी की जो हकीकी ताकत है वो यूनिटी है। पार्टी का जो हमारा असल असासा और सरमाया है की गैर मुतजलजल बहादुर जरूरतमंद और दिलेराना क़यादत के अहसास है और उसकी पॉलिसी को मानना और उसके अहकाम पे अमल करना जी यही पीटीआई है। ठीक। और तीसरी पे समाज का काम जो है उसका मुस्तकबिल वबस्ता है। तो कोई अगर सियासी खुदकुशी करना चाहता है तो उसमें बिल्कुल नहीं रोक सकता। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त हर वो शख्स जो किसी ग्रुप बंदी में या किसी शख्सियत परस्ती का शिकार है उसको अपने रवैयों पर नजरसानी करके पीटीआई के अंदर पीटीआई बनाने की किसी भी कोशिश की नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और पीटीआई का एक मुश्तरका जो मैनिफेस्टो उसको अमल दरामद करने के लिए इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं। डॉक्टर साहब जो सवाल मैंने किया था कि ओन चौधरी में और नुमान लंगड़ाल में, अजमल साहब में, इनमें क्या फ़र्क है? यानी एक से इस्तीफ़ा लिया गया, दूसरे से इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओन चौधरी क्या ज़्यादा मुतहरिक थे या ज़्यादा कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से उनसे इस्तीफ़ा लेना तो मुनासिब समझा गया लेकिन नुमान लंगड़ाल से बाकी वज़रा से नहीं मांगा गया? इस हवाले से मुझे कोई पता नहीं है क्योंकि इसका जवाब जो है वो बेहतर तरीके से ओन चौधरी साहब दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि ओन चौधरी साहब ने उनको पीटीआई के अंदर गराड़े डालने या पीटीआई को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और ऐसी किसी भी सोच से गुरेज करना चाहिए। कोई ऐसा बयानिया वो ना दे जिससे पार्टी कमजोर हो और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो मिशन है उसके रास्ते में कोई रुकावट आए। अब डॉक्टर साहब आपकी ज़ाती असेसमेंट क्या है और आपका ज़ाती तौर पर तज्जिया क्या है सियासी तजर्बे की रोशनी में? अगर जहांगीर तरीन साहब अगले इंतखाबात में जाकर किसी और से मिल जाते हैं या अपने तौर पर इलेक्शन यानी ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये डैमेज होगा? क्या आप समझती हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को हर सूरत बैठ कर मना लेना चाहिए और वापस जोड़ लेना चाहिए? देखिए वोट बैंक तो वज़ीर आज़म इमरान खान का है। इमरान खान का नतीजा दिखता है, इमरान खान का आवाम के साथ जो कमिटमेंट है वो मैटर करती है। आज़म की साफ शफाफ जो क़यादत है उसके पीछे लोग खड़े होते हैं। तो कोई भी शख्स जो है वो तनहा वज़ीर आज़म के पैरेलल अपना नहीं करता। सही है। चलिए आप कह रही हैं उनका वोट बैंक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रसूल बख्श बात कर रहे थे मैं, लेकिन अगर इजाज़त दें डॉक्टर साहब मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ फिर आप अपनी बात मुकम्मल भी कर लीजिएगा। एक दो सवाल मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ और वापस आके ज़रा पीडीएम की हिकमत अमली देखते हैं 11 अगस्त को क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा 11 अगस्त को, क्या ऑप्शंस क्या हैं पीडीएम के पास और क्या यह तय हो गया है कि मरियम पस मंजर में रहेंगी, फ्रंट फुट पर आके शहबाज शरीफ खेलेंगे? ब्रेक के बाद।
दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, सर ये बताएं कि ये पीडीएम का जो इजलास सरबराही इजलास होने जा रहा है 11 अगस्त को, अब आपके सामने, आपके ख्याल में पीडीएम के सामने ऑप्शंस क्या हैं, क्या करने वो जा रहे हैं, और क्या ये तय हो गया है कि मरियम की बजाय अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वही लीड करेंगे तमाम एक्टिविटीज़ को? देखिए, वो जो दो बयानियों वाला मसला है वो अभी हल नहीं होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तकरीरें शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं या मरियम नवाज साहबा करती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ही रहेगी, और उसकी सियासत के जो दो धारे हैं अभी वो ख़त्म नहीं होंगे, वो उसी तरीके से रह जाएंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे या शहबाज शरीफ। इस वक्त नवाज शरीफ ही नज़र आते हैं, और उनकी जो नज़र इंतखाब है वो अपनी साहबजादी पर है, और ये हमारी पुरानी रिवायत है, ऐसा ही रहेगा, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी रही बात कि पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस है, वो वही ऑप्शंस हैं जो पहले उनके पास मौजूद थी। अगर वो अपना वजूद ही बरकरार नहीं रख सके, वो एक मोमेंटम जो शुरू में उन्होंने लिया था वो ख़त्म हो चुका। दो सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें जिनके बगैर तुम पीडीएम नामुकम्मल है, एक भी उसमें से निकल जाए तो पीडीएम नहीं रहती, तो ऐसे छोटा मोटा मलगूबा रह जाएगा। तो उनके दरमियान में एक फूट पड़ गई। अब मेरे ख्याल में अदराक उनमें है कि दोबारा से इत्तेहाद कायम करें, क्योंकि वो देख ये रहे हैं कि खान साहब और तहरीक इंसाफ जिस तरीके से मजबूत और ताकतवर बनते जा रहे हैं, अगले इंतखाबात में अगर इस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे और कोई ऐसा इंतखाबी इत्तेहाद सामने ना आ सका जो तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके, तो ये कुछ जमातें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ वजूद अपना बरकरार रखने के लिए काफ़ी उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं इस जो भी पीडीएम है जो भी कर सकती है उसको मैं मुताबिक समझते हैं कि इसकी सियासी अहमियत ज़्यादा बाकी नहीं रही पीडीएम की। डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं? इस वक्त नहीं है, लेकिन वो मुताबिक अगर हो जाए, दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए और दो बड़ी सियासी जमातें अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, जो ऐसा लगता नहीं है, जिसका इम्कान नहीं है, अपने लहदा से चैनल मफाहमत के खोल रखे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है। तो इसलिए जो कोशिशें हो रही हैं कि इसमें जान डाली जाए, बराबर भी हो सकती है। देखना ये होगा कि दोनों पार्टियां आपस में क्या करती हैं। सही है। मुजाहिद बरेलवी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ की जब तक मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब नहीं होंगे तब तक वापस नहीं आएंगे, इससे क्या मुराद ली जाए? क्योंकि जिस तरह नौयत की बीमारियां नवाज शरीफ साहब को हैं, जो सर्जरीज उनकी पिछले 2 साल से ड्यू हैं और वो कोविड की वजह से वो कहते हैं नहीं हो पाई, फिर जितने हार्ट अटैक उनको हो चुके हैं, वो 17-18 किस्म की दवाइयाँ खाते हैं, तो ऐसा शख्स मुकम्मल तौर पर तो सेहतयाब, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि नहीं होता, मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है, मेडिकेशन फिर उम्र भर चलती रहती है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अगर हमारी दुआ यही है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि इस बयान की रोशनी में तो फिर लगता है कि वो कभी वापस नहीं आएंगे जब तक इस सियासी तौर पर माहौल साजगार ना हो? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब रईस साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, सियासत के उस्ताद हैं। इसी तरह एहतशाम भाई, मैंने कहा ना कि सहाफ़त में हमसे ज़्यादा वसी तजर्बा है। देखें, तो मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से देखता हूँ, ये कोई, मैंने आपसे पहले भी किया, ये कोई नज़रियाती पार्टियाँ नहीं हैं। जैसे नवाब अकबर खां बुख्ती जो थे, अगर भुट्टो के साथ थे तो उनके भाई अहमद नवाज बुख्ती ने उनके खिलाफ बगावत की, उन्हें जेल में गए। जब बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो एक दूसरे पर एक स्टेज पर एक वक्त वो आया था, बेनज़ीर भुट्टो ने मुर्तज़ा भुट्टो को लड़काने से जीतने नहीं दिया था और उनकी वालिया गई थी। ये जो शरीफ ख़ानदान है, ज़रा ये बुनियादी तौर पर, अब उसके मैं बार बार दौरान नहीं चाहता है, अब बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस ख़ानदान के माली मफादात एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। माली मफादात पे फिर मैं दूंगा, ये जो आप कहते हैं शरीफ का बयानिया, छोटे शरीफ का बयानिया, बड़े बयान क्या, मरियम का बयानिया, हसन हुसैन, ये सब एक होंगे, सब एक हैं। आपको याद नहीं अक्टूबर 99 में जब मुशर्रफ को निकाला था तो भाई एक कमरे में था, तो कहते हैं मुझे पता नहीं। ये दरअसल बड़े जो बिजनेसमैन है, ये बड़े, मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, बड़े क्लेवर लोग हैं, मैं मक्कार और चालाक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़े ज़हीन लोग हैं। और ये आप और हम जैसे लोगों की मीडिया में एक ज़बान दे देते हैं, इनके कुछ कारंदे होते हैं, ये बयानिया शयानिया का हम लेके चल पड़ते हैं और तो बहस लगे रहते हैं। मैं तो शुरू से कहता हूँ, कोई बयानिया किसी का नहीं है, ये सब भाई एक हैं, क्योंकि इनके माली मफादात एक हैं।
ये एक पैसा इमरान खान उनके पेट से नहीं निकाल सके, ना आइंदा निकाल सकेंगे। नहीं सर, ना वहाँ इनका प्लॉट दे सकेंगे, उस ना मामले फ्लैट पर ले तो सकेंगे। बयानियां एक है असल सबका, जर पड़ती है, जर पड़ती है। लेकिन अगला कुछ इलेक्शन नहीं। जीतने की कोई स्ट्रेटजी से पर भी बयानियां बयानियां है, मुख्तलिफ ये है। आपको ऐसी नो अच्छा इलेक्शन, अगला इलेक्शन पहले जब इस इलेक्शन में फारिग हो गया, अगला इलेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं आना इसके तरीके से। वो तो आपको ही पता है किस तरह आए थे। ये ठीक है कि पंजाब में अभी तक शरीफों का बेस है, इमरान खान तहरीक इंसाफ ग्रास रूट पर अभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और इमरान खान की पार्टी को भी मैंने कहा ये लिमिटेड कंपनी है, ये तरीन उनके साथ हैं, और फला साथ हैं, और चौधरी साथ हैं, और सोमरो साथ हैं, खुसरो साथ हैं, और अयूब साथ हैं। ये लोग हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई नजरियाती पार्टी हैं। नजरियाती पार्टी वो होती थी जब भुट्टो साहब के जमाने में, क्योंकि आपने बाबू गुलाम हुसैन का नाम नहीं सुना होगा जिसने गुलाम मुस्तफा जतोई को हराया था जी। आपने परवेज अली शाह का नाम सुना नहीं होगा जिसने पीर पगारों को हराया था। भुट्टो साहब को मौलाना मुफ्ती महमूद ने हराया था। ये होती थी पॉलिटिकल पार्टियां। ये थोड़े आप बात कर रहे हैं, जकरानी इधर है तो बिजलानी इधर है तो रिंद इधर है, तो ये खानदान बिजनेसमैन। तो ये आप क्यों ये आप जबरदस्ती एक बयानिया जो है जबरदस्ती इनके मुंह में डाल रहे हैं। बस हम लोगों को एक सॉरी टू से ये कौम को पैगाम दे रहे हैं कि शरीफ साहब का बयानिया ये तो शहबाज शरीफ का ये बयानिया, मरियम बीबी खामोश हो गई तो उनका ये बयान, कोई बयानिया नहीं है जनाब। एक ही बयानिया है शरीफ खानदान का कि अपने माली मफादात के जरिए किस तरीके से दोबारा इस्लामाबाद के तख्त पर बैठा जाए। सही है, वो सही है एहतशामुल हक साहब, मगर ये अगर मैं वो तो एक और एंगल से बात कर रहे हैं ना बरेलवी साहब कि एक ख़ास मकसद के लिए इक़्तिदार में जाओ और फिर अपनी दौलत को बढ़ाओ। बरेलवी साहब के ख्याल में इन दोनों का नुक्ता नज़र एक ही है, लेकिन हम तो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कि उस मकाम तक पहुँचने की स्ट्रैटेजी दोनों की मुख्तलिफ है। शहबाज समझते हैं कि नहीं सुलह करके ज़रा वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, और मरियम कहती है नहीं, पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो अपनी पावर मसल्स दिखाकर ही इक़्तिदार तक पहुँच सकती है। तो स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में फ़र्क है? देखिए कंट्रडिक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी में भी और बयानात में भी। असद देखें ना, अब जिस तरीके से मुजाहिद साहब भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वही है, गुड कॉप बैड कॉप। एक 22 सालों 23 सालों से उनकी सियासत यही है। यही इमरान खान नवाज शरीफ साहब सख्त रवैया रखते हैं और जनाब शहबाज शरीफ साहब अदारों के साथ मिल के चलने की बात करते हैं। लेकिन असद ये बात समझने वाली है कि पिछले 3 वर्षों में ये बयानियाँ एक जैसा ना होना, सो कॉल्ड सही ना होने की वजह से पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। देखो इलेक्शन करीब आ रहा है, उनके वोटर देखिए क्या कह रहे हैं। उनके MNAs MPAs और सेकंड थर्ड टियर की लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है। देखिए PMLN का वोटर आप सबको पता है कि ना वो सड़क पे आता है, इलेक्शन के दिन एक पटाखा लग जाए तो जनाब घर से नहीं निकलता। वो कोई नजरियाती लोग तो नहीं है, वो कारोबारी लोग हैं, मफादात के लिए बैठते हैं अपने। अभी देखने 2 चीज़ें सामने आ गई। एक पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफ, शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू आने के बाद जो रिएक्शन आया शाहिद खान अब्बासी की तरफ से कि हम जब उनसे वजाहत मांगेंगे, और साथ ही आपने देखा ट्वीट आ गया नवाज शरीफ साहब का कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मेरा बयानिया बिल्कुल ठीक है। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब अपना एक ग्राउंड बेहतर करने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ साहब फॉर द टाइम बिंग लगता है जो आप बात कर रहे हैं खामोश हो जाएंगे। मेरा अपना नहीं ख्याल कि जो मरियम साहबा का रवैया है वो कोई तब्दील होगा। अगरचे मरियम साहबा का भी आप देख लें नुक्ता नज़र क्या है, PDM कहाँ खड़ी है। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एक TV इंटरव्यू में कह दिया मैं तो चाहती हूँ 5 साल तक PTI की हुकूमत रहे। उसके बाद से PDM का होना ना होना उसका कोई मानी नहीं रखता। वो कहाँ गए उनके जलसे जुलूस, वहाँ उनको ने असम्बलियों से इस्तीफा देना, लॉन्ग मार्च करना, धरने देना। अब आप देख लें लोग कह रहे हैं पार्लिमानी बेरोजगार हैं, माजत के साथ मरियम को कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को कहते हैं, मौलाना फजल को लोग कहते हैं। अब सवाल तो यही है कि अब 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना है तो कहा जा रहा है कि PMLN के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो पार्टी उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकती अगर एक तरफ बैठ के फैसला नहीं किया गया कि क्या करना चाहते हैं। आप पीपल्स पार्टी को आप देख लें, दही सिंध तक महदूद होकर रहेगी PTI के चैलेंज के बाद कि हम वहाँ जा रहे हैं, उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो गई हैं। फजल रहमान साहब आप देख लें, वो बिल्कुल लगता है डॉर्मेंट है, उनकी सियासत कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम एक सिलसिला बनाने की कोशिश करेंगे, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगा अपोजिशन का, ये नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो असद ये बयानात की हद तक होगा, हुकूमत के लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। देखा ना, मैंने आपको कहा बजट पास हो गया, उसके बाद जो 2-3 बड़े बड़े काम करने थे हुकूमत ने कर लिया। आज आके अब एक ही बात रह गई है जिसकी वजह से अपोजिशन के लोग बैकफुट पे हैं। वो कहते हैं जी इलेक्शन होने हैं, इंतखाबी इस्लाहात। इमरान खान साहब कह चुके हैं जी आए इस्लाहात करते हैं, पार्लियामेंट में रोकेस्ट का लफ्ज यूज किया उन्होंने। फिर साथ वो कहते हैं अपनी काउंटर प्रपोजल लेके आ जाएं। आप और मैं जब इनके PMLN के लोगों से पूछते हैं कि भाई आपकी क्या प्रपोजल है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, वो कहते हैं हमने इनसे बात ही नहीं करनी। और देख ले बयानिए में कितना फर्क है। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, नहीं आएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं
क्या कहते हैं असद उमर के भाई जुबैर उमर कहते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे। अभी देखें ना, इन बयानियों के साथ लोग भी इनको देख रहे हैं, पार्टी के लोग उनको देख रहे हैं कि जी ये वाज़ेह तौर पर नहीं समझा जा रहा कि क्या करना चाहते हैं। कि मफादात की सियासत है, कब तक चलेगी? आप थोड़ी देर के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं वीज़ा ना मिलने की वजह से, वो कहते हैं कि जी किसी और मुल्क चले जाएंगे, शायद खकान अब्बासी। भाई कैसे चले जाएंगे अगर वो वीज़े की अपना पासपोर्ट की रिक्वेस्ट नहीं करते तो पासपोर्ट के बगैर कैसे जाएंगे? हाँ, लोग ये इस्लामाबाद में बात कर रहे हैं कि भाई कोई पता नहीं कि कोई जहाज आए किसी अरब शहजादे का उनको लेके चला जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस तरह के हालात नहीं रहे। बुनियादी सवाल इस वक्त है कि इलेक्शन में साल 1.5 साल का वक्त रह गया है। PMLN के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, किसी और तरह की मुश्किलात हैं पीपल्स पार्टी के लिए। बाजार लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ओवरकम करनी है। अगर थोड़ा सा इन्होंने अपना बेहतर कर लिया महंगाई, गुर्बत और मामलात को, तो मेरा ख्याल है अगले इलेक्शन भी PTI जीत जाएगी आसानी के साथ। जी बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं एक तो आकर वज़ीर-ए-आज़म का जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का जो उन्होंने मुजाहरा किया और मुबारकबाद दी उसकी कामयाबी पर, और फिर इस जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि इसको हम अपोजिशन जमातों के तक ले जाएंगे, इसको हम असेंबलियों में ले जाएंगे, इसको हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, स्पीकर साहब इसका मुआयना करेंगे, सब लोग आएँ आकर इसको मशीन को देखें, इसमें से गलतियों की अगर आपको लगता है तो निशानदेही करें, और आपको लगता है इसकी कमजोरियां और खामियां जिससे धांधली हो सकती है उसकी निशानदेही करें। अभी 2 साल बाकी हैं और 2 साल के अंदर अंदर इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो क्या अपोजिशन की सियासी जमातें इसको रिस्पॉन्ड करेंगी और संजीदगी के साथ देखेंगी, या फिर वही स्टेटमेंट्स आएंगी जो दी जा रही थी कि हमारे हवाले करें ये मशीन, हम इसमें से कैमरे निकाल के देखें जो फवाद चौधरी ने इसके अंदर फिट कर दिए? इस तरह के बयान से क्या आप किसी संजीदा नतीजे पर पहुंच सकते हैं? एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम वज़ीर-ए-आज़म की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आज उन्होंने इस्तेमाल का मुजाहरा किया उस पर हम बात करें, लेकिन पहले डॉक्टर रसूल बख्श साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये है जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का बरतानिया में अगर इलाज मुमकिन ना हुआ तो कोई और मुल्क देखेंगे। आप इसको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं? क्योंकि यहाँ पर अदालतों में जो हमेशा से ग्राउंड ली गई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब एक ज़माने से इंग्लैंड से इलाज करा रहे हैं, इसलिए उनका इंग्लैंड जाकर ही इलाज कराना ज़रूरी है, और यही शहबाज शरीफ साहब भी कहते रहे हैं जब वो बाहर जाने की इजाज़त मांगते हैं अदालतों से। तो अगर यहाँ से मुमकिन ना हुआ तो किसी और मुल्क में जाएंगे। इसको इंटरप्रेट आप कैसे करेंगे? क्या सियासी बुनियादों पर इसको देखा जा सकता है कि अगर वीज़ा ना मिला और उनका वहाँ क़याम मुमकिन ना रहा तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, कहीं और चले जाएंगे? डॉक्टर साहब, मफहूम सिर्फ ये है कि अगर पनाह वहाँ नहीं मिलती, आराम से वहाँ नहीं रह सकते और उधर से कहीं निकलना है तो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, कहीं और चले जाएंगे, और कहीं और जाने के लिए उनके रास्ते बंद नहीं हुए, ना बंद किसी के लिए हो सकते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि ऐसा मौका आएगा बरतानिया में कि नवाज शरीफ साहब को निकाल बाहर कर दिया जाए। लंदन में जाए, आप देखेंगे कि हर मुल्क के पुराने सियासी खिलाड़ी और वो जो अपने मुल्कों में मतलूब हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, आपको हाइड पार्क में और इधर उधर और बड़े इलाकों में घूमते नज़र आते हैं। तो नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, वहीं पे रहेंगे, और जब यहाँ पे सियासी इलाज उनका मुमकिन हो सकेगा तो फिर वो वापस आ जाएंगे। सही है, ये आपके ख्याल में स्ट्रैटेजी है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी सर क्या राय है इस पर कि अपोजिशन में अभी तक इसकी मकबूलियत होती हुई दिखाई नहीं देती और अपोजिशन इसको कबूल करते हुए भी दिखाई नहीं देती, तो हुकूमत लेकिन बहुत संजीदा नज़र आ रही है। तो 2021 जो 2023 का इलेक्शन है वो आप इन मशीनों के जरिए होता हुआ देखते हैं? देखिए, मैं तो बल्कि एक तालिब इल्म की हैसियत से ये सवाल तो डॉक्टर साहब और एहतशाम की तब रखूँगा कि क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई पार्टी वो तय करेगी कि वोटिंग का तरीक़ाकार क्या हो? मेरा ख्याल तो ये है कि तो जब इलेक्शन कमीशन होता है ये तय करता है, और आपको ये भी इल्म है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो केयर टेकर के निगरानी होते हैं, वो तयन करते हैं, हलकों का तय करते हैं, दिन का तय करते हैं, वोटिंग का तय करते हैं, वोटिंग रोकने का कहते हैं, वोटिंग खत्म करने का कहते हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन की सवागीत पर लेकिन होता सर ये इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा मालूम होता है ना, और इलेक्शन इस्लाहात तो बहरहाल हुकूमत और ऑपोजिशन में मिलकर लानी होती है। इलेक्शन इस्लाहात नहीं, ये तो एक रेजोल्यूशन की सूरत में, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन एक रेजोल्यूशन की सूरत में पार्लियामेंट से बिल पास होकर वो इलेक्शन कमीशन में जाएगा। ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये तय नहीं कर सकता या पार्टी
कि ये इस तरीके कार के तहत इलेक्शन हो। अभी तक देखें ना सेनेट का मसला, या वो आप तय कर चुके थे कि हाथ उठा के होगा या खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा, अभी तक तय नहीं हुआ ना। हालांकि तो कब से इस पर गुफ्तगू हो रही है, मैं नहीं समझता, बल्कि आप एहतशाम साहब से रहनुमाई हासिल करें और मैं उनसे करना चाहूंगा कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या प्राइम मिनिस्टर या सदर ये तय कर सकता है। ये तो मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या उसके औकात होंगे, कौन इसका अहल करार दिया जाएगा, कौन नाअहल होगा, किस वक्त प्रोविंशियल असेंबली के होंगे, कौमी असेंबली के होंगे। जी एहतशाम साहब, आपकी राय सर। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट की बात की मुजाहिद साहब, बड़ी अहम है। अब सवाल तो ये है कि असद इंडिपेंडेंट हमारा इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है। चले मैं और आप 2 मिनट के लिए मान लें तो रूलिंग पार्टी तो बिल्कुल आपने देखा कि नो कॉन्फिडेंस कर चुकी है। वो तो कह चुकी है कि पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वो तो समझ रहे हैं कि ये उनके खिलाफ जा रही है और ये सपोर्ट करती है दूसरी अपोजिशन पार्टियों को। अब अहम सवाल तो सारे कज़िये में यही है ना जी कि अब 2023 वक्त तेज़ी से आ रहा है। अब 72 सालों में आप देख लें, ख़ास तौर पे 1970 के बाद से अब तक 10 इलेक्शन हुए हैं। मुजाहिद साहब ने कवर किए, मैंने कवर किए। एक के अलावा 70 के इलेक्शन का सारे कंट्रोवर्शियल हैं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं, हारने वाला कि मैं हार गया हूँ, और ये इल्ज़ाम लगता रहा है। अब सवाल यह है कि जी इसको कैसे ठीक किया जाए। पार्लियामेंट का काम है वहाँ पर बैठ के कोई नई तजावीज़ सामने आए, कोई नया इंतखाबी नया तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए ताकि आइंदा आने वाला इलेक्शन फेयर फ्री हो, सब लोग उसको माने। लेकिन आप देख लें वो पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो 90s में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की असर थी ना, वो अब लगता है पीएमएलएन की और पीटीआई के इस वक्त हो चुकी है। वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, वो तो कहते हैं जी सारा काम छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन पे वो करने दें। लेकिन दूसरी तरफ वो पीएमएलएन भी कहती है और पीटीआई भी कहती है कि जी ये काम बहरहाल जो है ना तजावीज़ देना और नई तजावीज़ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पास करना, ये पार्लियामेंट का काम है। अब सवाल ये है कि अगर कंसेंसस नहीं होता तो बज़ाहिर तो लगता है कि हुकूमत जो है ना उसने फैसला कर लिया है कि ये ईवीएम के तहत ही उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन फिर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का मसला आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि तेजी के साथ बगुज़र रहा है, बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस पर इत्तफाक नहीं करती, अब मेरा ख्याल है बॉल इनकी कोर्ट में आ गई है, क्योंकि लोग भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ, सब लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है पसंद, तो आप अपना कोई अल्टरनेट नुक्ता नज़र बताएं। तो अल्टरनेट नुक्ता नज़र काउंटर प्रपोजल असद पीएमएलएन की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आ रही। तो वो जाहिर है फिर ऑनर्स इज योर्स, पब्लिक से वो स्पेसिफिक जाएगा कि जी अब देखा जाए क्या है। वो क्रिटिसिज्म भी उनका स्पेसिफिक नहीं है, वो धांधली की तरफ डाउट करते हैं कि जी ये मैनिपुलेट हो सकेगा, ये धांधली हो सकेगी, लेकिन कैसे हो सकेगी वो इसकी तफसील में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी ये फवाद चौधरी ने इसमें कोई कैमरे फिट करा दिए हैं। तो ये आप कैसे उसको ऑपोजिशन को का रवैया क्या होना चाहिए इस पे? देखिए मेरा ख्याल है कम वक्त रह गया है। अब देखें ये रेटरिक से बाहर निकल जाने ओपोजिशन को। अभी इन्होंने 3 सालों में हुकूमत को हटाने के सारे तरीके करके देख लिए, लेकिन वो कोई बात नहीं बनी। नतीजातन ये हुआ कि एक तो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात तेजी से आगे चले गए और सारी 2 बड़ी पार्टियां बाजार इररिलेवेंट होकर नजर आ गई हैं। अब मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका इस वक्त है कि इकट्ठे होकर फैसला करें। जी, मैं कमर साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे जरा इस पर राय ले लेते हैं। कायरा साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्राइम मिनिस्टर ने आज इसको जाकर इसके इस्तेमाल का मुजाहिरा भी किया और उनको ब्रीफिंग भी दी गई और बड़ा खुश भी हुए। इस पर आपके ख्याल में अपोजिशन की सियासी जमातों की इनपुट कैसे और किस सूरत में हो सकती है, या इसको बगैर जांचे और इसकी कारकर्दगी को देखे ऑल टुगेदर रद्द कर देना वही अपोजिशन की तरजीह नजर आती है? कायरा साहब, पहली गुजारिश ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों लगानी है, इसलिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए जी। अगर कोई ट्रांसपेरेंसी का इशू होगा तो कौन सी जमात सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करेगी? वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि हमसे तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, इसके ऊपर तो वज़ीर आज़म साहब ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने कौमी असेंबली से एक ही गो में कोई 25 कवानीन 1 घंटे में पास करा के ये कानून भी पास कर दिए। और उसके बाद कहा कि आए बैठ के बात करते हैं, आप सेनेट में आके जनाब अपनी राय दे लें। आज वज़ीर आज़म साहब वहां जाके खुश होकर कह रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन करके कि ये बड़ा अच्छा है, मैं जरूर करूंगा। तो ये अगर वज़ीर आज़म साहब मशावरत करना चाहते हैं तो क्या यही रवैया होगा? वज़ीर आज़म साहब पिछले 3 साल से अपोजिशन को जी भर के गालियां दे रहे हैं
उनकी सारी हुकूमत जो है अमेंडमेंट की थी उनको वापस लेने के तैयार है। ये हुकूमत ने कह दिया है कि जो प्रपोजल 25 में से जो आप चाहते हैं नहीं हम वापस ले लेते हैं, ये ऑप्शन दिया है पीटीआई ने। हुकूमत वापस लेने की पोजीशन में एहतशाम साहब पहले बात तो है नहीं। दूसरी गुजारिश है, अगर लेना भी है तो सबसे बड़ा फरीक इसमें सियासी जमातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसको भी आप लिफ्ट नहीं करा रहे। और वजीर आजम साहब की अपनी जवाबदीद तो नहीं है कि उनको अच्छा लगे उनको बुरा अच्छा लगे। लेकिन उसमें सर जिस तरह से कहा गया कि इसको सेनेट में रखवाया जाएगा, इसको तमाम सूबाई असम्बलियों में रखवाया जाएगा बशमूल जो सिंध की असम्बली है, तो वहां पर जांच पड़ताल इसकी करें और फिर राय दें, क्या ये बेहतर है सर? भले आप उसको डी चौक में कोई उसकी इंस्टॉलेशन करा दें, हमें क्या एतराज है। लेकिन सवाल ये है कि जिस कमीशन ने ये काम करना है वो अगर उस पर मोतरज है, सियासी जमातों को आप एतमाद में नहीं दे रहे, तो आप बुलडोज करके सारा कुछ करना चाहते हैं तो कर ले, उसके ऊपर एतमाद किसी को नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब का इरादा इस तरह नहीं है कि कंसल्टेटिव हो, ये वजीर आजम साहब की सवाबदीद नहीं है। उनको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, उनको बुरा लग रहा है तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। कायर साहब, आपके ख्याल में इसका तरीकाकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बाद स्पेसिफिक, मैं ओवरऑल इस्लाहात की बात नहीं कर रहा, आपके ख्याल में इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? यानी आप ऑपोजिशन की जमातें इसकी जांच पड़ताल के लिए कैसे उनको मौका फराहम किया जाए कि वो इसको संजीदगी से जांच पड़ताल करके अपनी ऑब्जर्वेशन दे और कहें कि ये इसमें नकाइस हैं, इसलिए हम उसको मानने को तैयार नहीं है। मेरे भाई, मैं आपसे एक बड़े अदब से गुजारिश करूं, ये जो आप मुझे समझाना चाहते हैं या हुकूमत समझाना चाहती है या मुझे एजुकेट करना चाहते हैं सियासी जमातों को, हम 2008-9 में 10 में हम इन ईवीएम से काम कर चुके हैं। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, हमने इलेक्शन कमीशन को ऑटोनोमस किया था। ये सारे प्रोसेसेस मैं जानता हूं पूरी तरह। सवाल मैं ये कर रहा हूं कि अगर हुकूमत ने कोई काम ऐसा करना है तो उसमें क्या इलेक्शन कमीशन आपके साथ एतमाद में है? आंसर इज नो। क्या सियासी जमातों को आपने एतमाद में लिया? आंसर इज नो। जब सारे जहान के आप खराबियां करने के बाद अब आप सिर्फ एक तमाम हुज्जत कर रहे हैं। साहब, आपको अब दावत तो दे रहे हैं ना, और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर दावत दे रहे हैं, आए बात करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए, मुझे वजीर आजम साहब की दावत का कोई शौक नहीं है। मुझे वजीर आजम साहब गाली ही देते रहे जिस तरह देते रहे हैं, इसी तरीके से काम करें। वजीर आजम की दावत मेरे लिए बड़ा एजाज हो गया। और सर, दावत कबूल करना जिम्मेदारी भी तो है ना ऑपोजिशन की, कि वो उसको अपनी राय तो दें। उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वजीर आजम साहब को अपना वसीला और अपनी जमात का वसीला दुरुस्त करना चाहिए लोगों से बात करने का। ये कौन सा तरीका है कि सारे जान की गालियां देने के बाद आप असेंबली में खड़े होकर अच्छा जी मैं आपको दावत देता हूँ, आए किधर आके बैठे, आगे टी टॉक में बैठे, आपके स्टूडियो में आके बैठे, ये क्या तरीका है? ठीक है, चलिए, जब मैं एक इसका और एस्पेक्ट है, मैं डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब से उसका जवाब लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी मामला है, उस पर भी डिबेट है इसी तरह अपोजिशन जमातों की। वो चाहते हैं कि जी इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों या ई वोटिंग के जरिए या आई वोटिंग के जरिए से उनको आप इसको ना करें, नुमाइंदगी होनी चाहिए और इसको प्रोसेस होना चाहिए, और ये वो आप इस पर क्या राय रखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के हवाले से? एक बात आप नोट कर लें आज से कि मुस्तकबिल में सारी दुनिया में इन मशीनों के ज़रिए ही वोटिंग होगी। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से और अपने वोटर्स की तादाद से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जी। तो आप कैसे वो दोबारा इस तरह से अंगूठा लगा के गिनतियां करके और मुतनाज़ा जिस तरह से बनते रहते हैं वो नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। ये सियासी जमातों को आखिर एक पेज पे आना होगा, इस नुक्ते पे आना होगा। मुस्तकबिल में शफाफियत के लिए इन मशीनों का होना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात जो कैरा साहब कह रहे हैं मैं उसकी तायद करता हूँ कि मशावरत सिर्फ हुकूमत न करे, हुकूमत ने सूरतें पैदा करनी है, टेक्नोलॉजी मुतारिफ करानी है, और ये अच्छी बात है कि हमारी एग्जाम और मुशावरत का अमल मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, मुशावरत का अमल बेहतर किया जा सकता है, अपोजिशन को एतमाद में लिया जा सकता है, लेकिन अपोजिशन को भी संजीदगी के साथ अपनी इनपुट देनी होगी। इसमें तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।